नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूँ जो साहित्य की आज एक गंभीर समस्या है और इस तरह के मुद्दों पर प्राय बात नहीं होती है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो ये जो मुद्दा है ये है साहित्य में संवाद का स्थान। साहित्य को हम लोग संवेदना का क्षेत्र मानते हैं। साहित्यकार को हम एक संवेदनशील व्यक्ति मानते हैं कि यदि वो संवेदनशील नहीं होगा तो समाज के प्रति, दीन के प्रति, दुखी के प्रति, पीड़ित के प्रति या अन्याय के शिकार, शोषण के शिकार व्यक्ति के प्रति, असमानता के शिकार व्यक्ति के प्रति, किसी दुखी और उत्पीड़ित के प्रति उसकी संवेदनाएं और उसकी संप्रक्ति नहीं हो सकती है। और यदि ये नहीं होता तो वो साहित्य में लिखेगा क्या? क्योंकि साहित्य एक मनुष्यता की पाठशाला ही तो होती है कि हम साहित्य के माध्यम से, चाहे वो किसी भी विधा में लिखते हैं, हम समाज को मानवीय बनाने की कोशिश करते हैं। समाज से उन मानवीय अवगुणों को, उन बुराइयों को, उन कुरीतियों को, उन विद्रूपताओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, उन पर प्रहार करके, उनको उजागर करके, ना कि उन पर पर्दा डालकर या उन पर लीपापोती करके या उनकी प्रशंसा करके। और ये चीज तभी संभव है जब साहित्यकार जागरूक हो, अपने अंदर से खुला हो, लोकतांत्रिक हो और साहित्यकार से ये अपेक्षा होती है कि वो अपने अंदर से संकुचित नहीं होगा, वह अपने अंदर एक दुनिया को समेटे हुए होगा, उसके अंदर एक गुंजाइश होगी कि वह हर किसी के साथ संवाद कर सके, संपर्क कर सके, समझ सके और समझा सके। यदि कोई साहित्यकार ऐसा नहीं करता, वो संवाद नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो जो एक साहित्यकार का जो दायित्व होता है समाज के प्रति, वो कहीं ना कहीं दायित्व की पूर्ति में वो खुद को संकुचित कर रहा होता है। तो साहित्यकार के लिए केवल यही आवश्यक नहीं होता कि उसने क्या लिखा है, बल्कि यदि साहित्य के पाठक, विद्यार्थी, शोधार्थी, आलोचक या शिक्षक, साहित्य के अध्यापक यदि वो उससे संपर्क करते हैं तो वो उनसे किस तरह का व्यवहार करता है और दूसरा कि वो अपने दूसरे साहित्यकारों के साथ वह किस तरह का व्यवहार करता है, उसकी कैसी भाषा होती है, कैसी शब्दावली होती है, कितना खुलापन होता है, कितना संकुचन होता है, ये सब कुछ साहित्यकार, उसकी जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसमें वो परिलक्षित हो जाता है, या पाठक या आलोचक उसमें से उन चीज़ों को ढूंढ लेता है या उसके आधार पर मूल्यांकन कर लेता है। आज के परिदृश्य का मुझे पता नहीं है। जब हम विद्यार्थी थे तो कक्षाओं में जब किसी गद्य या पद्य का अंश परीक्षा में आता था
तो उसमें आता था कि इस गद्यांश का, इस पद्यांश का भावार्थ सहित इसकी व्याख्या कीजिए। और उसमें फिर आया भी करता था कि ये किसी लेखक की या कवि की रचना है, उसका संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो हम कवि या लेखक के जीवन परिचय जानने के पीछे एक उद्देश्य ये होता था कि कवि या रचना उसके लेखक को उसके जीवन को, उसका परिचय लेकर के उसकी रचना, उसके जीवन के माध्यम से उसकी रचनाओं को समझने में मदद मिलती थी, बड़ी आसानी मिलती थी। तो इसीलिए लेखक का अपने व्यवहार का संतुलित होना, पाठकों के प्रति, श्रोताओं के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति या उसके संपर्क में आने वाले जो अध्यापक वर्ग जो भी कोई आता है उसके प्रति उसका व्यवहार और एक मनुष्यपूर्ण होना चाहिए उसमें कहीं। तो आज जिस जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, आज साहित्यिक परिदृश्य जो आजकल देखा जा रहा है उसमें संवाद की गुंजाइश, संवाद का स्थान कुछ सिमटता हुआ सा लग रहा है। बहुत से साहित्यकार वो संवाद नहीं करते, वो केवल अपनी बात कहते हैं। जैसे हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी वो मन की बात कहते हैं, वो अपने मन की बात कहते हैं और अलग अलग क्षेत्र का भी विद्यार्थियों के साथ, कभी दूसरे लोगों के साथ में, अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ में वो अपने मन की बात कहते हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के मन की बात, वो उनसे जनता के साथ वो संवाद नहीं करते। तो ये इसलिए कई बार ये जो संवादहीनता की स्थिति है, कई बार बहुत सारे संदेह, बहुत सारे सवाल ये खड़े कर देती है और कई बार ये बहुत सारी ये दिक्कतें और दूरियां पैदा कर देती हैं। तो साहित्यिक परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं वो तो इसमें कई उदाहरण हमारे सामने आजकल विशेष रूप से फेसबुक, व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया के जो समूह हैं आजकल यहाँ बहुत काफ़ी सक्रियता है रचनाकारों की और यहाँ बहुत लोग अपने अपने तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यहाँ कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ एक तो जिस साहित्य में हम असहिष्णुता के विरुद्ध हम लोग निरंतर बोलते हैं कि एक टॉलरेंस होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि एक विरोधी मत को सुनने समझने की धैर्य हम होना चाहिए और उसके प्रति असहमति का साहस होना चाहिए। ये हमारे बौद्धिक होने का प्रमाण है भी है कि हम किसी को विरोधी मत को भी ध्यान से सुनते हैं, उस पर विचार करते हैं और फिर चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा विचार हो, यदि हम उससे सहमत नहीं होते हैं तो हम खुल करके पूरे तार्किकता के साथ में एक तथ्यपरक ढंग से हम उसके साथ अपनी असहमति भी दर्ज करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। किंतु देखने में यह आ रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेखक वे आलोचना करने के बजाय दूसरे लेखकों पर टिप्पणियां करते हैं और वो टिप्पणियों की भाषा इस तरह की होती है, कहीं कहीं बहुत अपमानजनक भाषा, दूसरों को नीचा दिखाने वाली भाषा, दूसरों को क्या कहेंगे कि एक व्यक्तिगत आक्षेप या उनका चरित्र हनन करने की कोशिश, या हर बात में एक नुक्ताचीनी या कमी निकालने की या ढूंढने की कोशिश, और इस सब के द्वारा कोशिश होती है कि खुद को श्रेष्ठ मानने की और बनवाने की कोशिश या जिद कि मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है और आप सबको वही स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए किसी भी अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना सोचे, बिना विचारे यदि किसी लेखक ने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपनी ओर से कोई टिप्पणी दी, कोई सूचना दी, तो उसके तथ्य को समझे बिना, उसे जाने बिना और उस पर फौरी तौर पर तत्काल उस पर एक नकारात्मक टिप्पणी दे देना, उससे होता यह है कि जो जिस तरह की एक हमलावर शब्दावली आती है, एक नकारात्मक टिप्पणी आती है, जैसे कि लगता है कि आप किसी को नकार रहे हैं
और कई बार उस भाषा से ऐसा लगने लगता है, चाहे एक अंदर से लेखक ना चाह रहा हो, लेकिन उसकी भाषा से ऐसी प्रतीति होती है कि वो उस लेखक से कहीं ना कहीं अंदर से परेशान है या उसे स्वीकार नहीं करता, उसे पसंद नहीं करता। इस तरह का संदेश जब पाठक वर्ग में जाता है तो वहाँ अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है, और उस प्रतिक्रिया में कुछ लोग तो उस एक लेखक के पक्ष में टिप्पणी करने लगते हैं, कुछ दूसरे लेखक के पक्ष में टिप्पणी करने लगते हैं, और उसमें से एक भ्रम की स्थिति ये होती है कि अधिकांश लोगों ने उस मूल टिप्पणी को या मूल सूचना को वो नहीं पढ़ा हुआ होता है, उससे गहराई में नहीं जाते हैं, और केवल वो जो टिप्पणियां जो ऊपर उसके आधार पर आ रही हैं, उन टिप्पणियों के आधार पर ही उसके पक्ष और विपक्ष में अपनी टिप्पणी दे करके एक खेमेबंदी सी हो जाती है, और जहां संवाद होना चाहिए था वहां विवाद पैदा हो जाते हैं। अपेक्षा ये होती है कि यदि एक लेखक को किसी दूसरे लेखक की कोई टिप्पणी पे ऐसा कुछ लगता है कि ये असंगत है, इसमें कुछ त्रुटि है या कुछ चीज स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है, तो उस लेखक से व्यक्तिगत रूप से या तो फोन के द्वारा, फोन पे नहीं कर सकते या फोन नंबर नहीं है तो उसके व्हाट्सएप पर ही उसके व्यक्तिगत रूप पे उस पर जा करके, उसके निजी उस पर व्हाट्सएप पेज पे जाकर के या उसके फेसबुक पे भी उसके मैसेज बॉक्स में जाकर के आप मैसेज लिखते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप उससे सलाह देना हो तो परामर्श दे सकते हैं या उससे जानकारी ले सकते हैं। तो इससे एक संवाद की स्थिति, और इससे क्या होता है कि यदि कहीं कोई अस्पष्टता होती है वो स्पष्ट हो जाती है, कोई कमियां होगी तो दूर हो जाएगी, और यदि उस लेखक में उससे यदि कहीं गलती हो गई है तो अपनी गलती को सुधार लेगा, और बल्कि आपके प्रति वो कृतज्ञ होगा, वो आपको धन्यवाद देगा और आपके अंदर एक सद्भाव पैदा हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता, और यहाँ फौरन फोन पर संपर्क नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मैसेज नहीं भेजेंगे, और एक तथ्यहीन टिप्पणी एक सार्वजनिक मंच पर दी जाती है। अब कोई संवेदनशील लेखक दूसरा हो भी, वो संवाद करना भी चाहे तो संवाद कैसे करे, और ऐसे में एक नकारात्मक प्रचार उस लेखक के साथ हो जाता है, और कई बार उसको खलनायक की तरह रखना हो जाता है। अभी हाल में मेरे साथ एक घटना घटी। इंदौर में अहिल्या देवी विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने एक शोध किया। शोध का विषय था ज्योतिबा फूले और जयप्रकाश करदम का समीक्षात्मक अध्ययन। अब उस समीक्षात्मक अध्ययन से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, उसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, समीक्षात्मक है। वो विषय कैसे चुना, क्या चुना, ये शोधार्थी जाने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। शोधार्थी ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया विषय के बारे में। शोधार्थी के जो सुपरवाइजर हैं, गाइड हैं, उनको मैं नहीं जानता, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया। वो शोध जो शोध समिति होती है उसने स्वीकृत हुआ। हाँ, एक बार शोधार्थी ने मेल के जरिए मुझसे संपर्क किया कि मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए, जो कि शोध का उसका एक विषय शायद होता है, और जो आमतौर पर शोधार्थी लोग करते हैं हम लोगों से कि या तो हमारे जीवन परिचय जानते हैं, हमारे परिवार के बारे में, हमारी शिक्षा के बारे में, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेते हैं, और या हमारा साक्षात्कार लेते हैं। इसके लिए सब तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे साहित्यकार जो हमारे ऊपर शोध कर रहे होते हैं वो संपर्क करते हैं, और हमसे जो यथासंभव होता है हम उनको सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं। और मेरा अपना स्वभाव है कि यदि कोई शोधार्थी मुझसे ये संपर्क करता है पहले, और वो ये कहता भी है कि मैं दलित साहित्य में शोध करना चाहता हूँ, तो मैं उनको अपने ऊपर शोध करने के लिए कभी नहीं कहता। मैं उनको दूसरे लेखकों के नाम बताता हूँ, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम बताता हूँ, या निमिष राय जी का बताता हूँ, या कमल भारती जी का बताता हूँ, या और दूसरे रचनाकारों के नाम बताता हूँ, या मैं दूसरे साहित्यिक विषय बताता हूँ कि आप कथा साहित्य पे कर लीजिए, आप कहानी पे कर लीजिए, वो उपन्यास पे कर लीजिए, आप उस पर कविता पे कर लीजिए, आत्मकथाओं पे कर लीजिए, आलोचना पे कर लीजिए, आप इतिहास पे कर लीजिए। तो मैं उनको उस रूप में बताता हूँ, और वो कई बार मैं ये समझ रहा होता हूँ कि वो मुझ पर साहित्य का शोध करना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको दूसरे विषय बताता हूँ कि आप उन पे कर लीजिए। कई बार मैं उनको मतलब तो ये मैंने कभी नहीं रहा कोई शोधार्थी, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहा हूँ कि कोई शोधार्थी, कोई शोध निर्देशक, कोई प्रोफेसर, कोई विद्यार्थी,
कोई साहित्य का पाठक ये बता दे कि मैंने उसको साहित्य पर शोध के लिए ये प्रेरित किया हो या कहा हो मुझ पर शोध करो या मेरे ऊपर शोध कराओ। मैंने कभी किसी लेखक से ये आग्रह किया हो कि मेरी किताबों पर लिखो, मैंने कभी नहीं कहा। मेरी किताब पर समीक्षा लिखो, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने संपादकों से कभी आग्रह नहीं किया कि मेरी रचना छापो। रचना एक सामान्य प्रक्रिया के तहत डाक से या मेल से भेजी हैं, प्रकाशित हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं प्रकाशित हो गई तो बहुत अच्छा। कभी कभी बहुत लंबा समय होने पर एक बार पूछ जरूर लेता हूँ मेल से, फोन नहीं करता, मेल से या पत्र से कि मेरी रचना की स्थिति कृपया बता दी जाए, यदि आप प्रकाशित करने में असमर्थ हैं ताकि मैं इसका अन्यत्र उपयोग कर सकूं। किसी संपादक के कार्यालय नहीं गया, मेरा अपना एक स्वाभिमान है क्योंकि मैं एक लेखक हूं। मैं अपने संबंधों के आधार पर ना मैं रचना प्रकाशित कराना चाहता हूं, ना किताब प्रकाशित कराना चाहता हूं, ना आलोचनाएं लिखवाना चाहता हूं, ना समीक्षाएं अपने पक्ष में लिखवाना चाहता हूं, ना किसी पत्रिका में उस तरह छपवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा मूल्यांकन मेरी रचनाओं के आधार पर हो। रचनाओं के आधार पर किसी को लगता है तो मेरी प्रशंसा करें, किसी को लगता है मेरी आलोचना करें, किसी को लगता है वो मेरी निंदा करें। यह उनकी स्वतंत्रता है और उनकी जो स्वतंत्रता है उसका मैं सम्मान करता हूं। तो उस शोधार्थी ने ये शोध लिखा और उस शोध की जो उसने बहुत खुशी में कि उसने उसकी जो अपने थीसिस का जो कवर पेज है वो मुझे भेज दिया। मैंने उसको अन्य जो विद्यार्थी, शोधार्थी या अध्यापक है उनकी सूचना के लिए कि कल को कोई और विद्यार्थी शोध करता है या कुछ करता है तो इस तरह के विषय ना ले, या कम से कम जो है वो दूसरे तरह के विषय ले, जानकारी में रहे कि इस तरह के शोध पे इस तरह का ये हुआ है। तो मैंने उसको वहाँ साझा किया और फेसबुक की टिप्पणी में मैंने साफ लिखा कि ज्योतिबा फूले हमारे राष्ट्रपिता हैं। ज्योतिबा फूले इस राष्ट्र की चेतना को आंदोलित करने वाले महापुरुष हैं। उनकी किताब गुलामगिरी को मैं दलित साहित्य और आंदोलन का घोषणा पत्र मानता रहा हूं। मैंने महापुरुष महामानव ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना के आलोक में मैं अब तक पढ़ा हूं। मेरे अंदर जो कुछ भी है वो उनके विचारों की देन है। मैंने लिखा उसमें कि मैं ज्योतिबा का बालक हूं, मैं उनके समक्ष एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन शोधार्थी ने अपना शोध किया है तो मुझे उस शोध पर खुशी है कि भाई एक शोध हुआ है और उसको मैं साझा कर रहा हूं। इतने मेरी इस टिप्पणी के बावजूद हमारे साहित्यिक मित्रों ने उसको इस रूप में लिया कि जैसे कि मैं एक आत्ममुग्ध हूं और मैंने अपने आप को ज्योतिबा फूले के समतुल्य बना लिया है और ये मैंने शोध अपने ऊपर कराया है, ये मैंने विषय दिया है, मैंने उस पर शोध कराया है और मैं अपने आप को ज्योतिबा फूले के बराबर मानता हूँ। ऐसा करके इस तरह की टिप्पणियां फेसबुक पे की गई और इस तरह का टिप्पणियों के सब में स्वाभाविक है कि लोग इसे अन्यथा लेंगे ही और लिया जाना चाहिए कि मैं क्या, मेरे जैसे 1000 लोग मिलकर भी ज्योतिबा फूले का बराबर नहीं हो सकते। मेरी हैसियत क्या है? ज्योतिबा फूले के मेरे अंदर कोई समानता नहीं है। वो अब मुझसे कितने साल पहले हुए, मैं आज हुआ हूँ, मैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी का बालक हूँ। मैं उनसे, बाबा साहब ने भी उनको अपना गुरु माना। मैं बाबा साहब के बाद कितने सारे और महापुरुषों से, कितने विचारकों से हम सीख रहे हैं, ले रहे हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये तो कहीं दम की बात ही नहीं हो सकती है कि मैं अपने आप को इस बात पर गर्व करूं कि मैं ज्योतिबा फूले का, ये तो मेरी मूर्खता होगी। ये मैं इतना मानसिक दिवालियापन कि मैं अपने आप को ज्योतिबा फूले के बराबर समझूं। तो कहीं पर भी वो फेसबुक की टिप्पणी लोग पढ़ी जा सकती हैं, सामने हैं, लेकिन उनको नहीं देखा। लोगों ने बस इसको अंधाधुंध बिना पढ़े एक भावुकता में और एक अलग तरह की टिप्पणियां और टिप्पणियों के समर्थन में फिर टिप्पणियां और इस तरह का कि जैसे कि जयप्रकाश कर्दम एक बहुत बड़ा खलनायक है। जयप्रकाश कर्दम एक बहुत अपने आप को एक बहुत बड़ा मानने वाला और ज्योतिबा फूले के समतुल्य अपने आप को मानने वाला और बाकी सबसे बहुत श्रेष्ठ मानने वाला और एक आत्मदम्भ का शिकार और पता नहीं क्या क्या वो शब्दावली इसलिए की गई। मैं हैरान हूं, ये हमारे साहित्य की दुनिया में क्या हो गया है? क्या हमारी चेतना, और उन टिप्पणीकारों में कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ शोधार्थी हैं और कुछ लेखक हैं।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं हमारे प्रोफेसर लोग, हमारे शोधार्थी लोग और हमारे लेखक वर्ग क्या इतनी सी बात नहीं जानता कि किसी शोध का विषय विद्यार्थी चुनता है, उसकी अपनी इच्छा, स्वतंत्रता और उसकी अभिरुचि का मामला है कि वो किस लेखक पर, किस विषय पर काम करना चाहता है। उसका मार्गदर्शक की सहमति से होता है। उसका सुपरवाइजर कई बार उसका विषय बदलवा देता है कि नहीं, इस पर नहीं काम करोगे। और आजकल तो ये भी आ रहा है कि कई बार शोधार्थी अपना विषय चाहता है, उसके बजाय वो नहीं, शोध निर्देशक उस पर विषय थोपा जाता है कि नहीं, इस विषय पर काम करोगे, और वो मजबूरी में करना पड़ता है। और शोध समिति होती है विश्वविद्यालयों की, सारे शोध के प्रस्ताव वहां जाते हैं और वो जो विशेषज्ञों की समिति होती है वो उस अनुमोदन देती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि शोधार्थी के साथ, उसके शोध निर्देशक के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरा कभी कोई संवाद नहीं। फिर ये कैसे हो सकता है कि मैंने उस पर शोध करवा दिया, मैंने अपनी तुलना कर ली, मैंने अपनी तुलना करवा दिया, और इस तरह की टिप्पणियां बहुत मानसिक कष्ट देती है ये चीजें। तो ये दूसरों में कमियां निकालने की प्रवृत्ति, ये साहित्य का क्या अहित करेगी? आखिर हम संवाद की जगह को हम संकुचित क्यों करते जा रहे हैं? हम संवाद क्यों नहीं कर सकते? यदि किसी लेखक के मन में कोई सवाल था, कोई संदेह था, तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर सकते थे? मुझसे बात करके पूछ लेते, ये क्या है, मैं स्थिति स्पष्ट कर देता। और जब मैंने उसका कवर पेज का वो फोटो दिया है तो उसमें शोधार्थी का नाम है, शोध निर्देशक का नाम है, विश्वविद्यालय का पता है, और उसमें जो शोध का केंद्र है उसका पता है, उसका वहां लेकर के आजकल सारा गूगल सर्च से मिल जाएगा, उनसे फोन कर लेते, उनको ईमेल कर देते, उनसे सूचना दे देते। और यदि किसी को लगता है कि ये शोध गलत है, ये विषय गलत है, ये उनको जो संबंधित जो अधिक अथॉरिटीज हैं विश्वविद्यालय की, उनको लिखा जा सकता था कि लिखा जाए। और दूसरी चीज ये कि शोध के शीर्षक से कई बार ये पता नहीं चलता है कि अंदर क्या है, आखिर शोधार्थी ने क्या निष्कर्ष निकाला है, ये मुझे पता नहीं है। शोध से कई बार टाइपिंग की गलती भी हो जाती है, हो सकता है वो टाइपिंग की मिस्टेक हो, और उसमें तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल नहीं है। और लेकिन जो फेसबुक पे जो टिप्पणियां आई हैं उसमें तुलनात्मक अध्ययन ये करके ऐसा उसमें एक दुष्प्रचार सा जयप्रकाश कर्दम के विरुद्ध हो गया कि जयप्रकाश कर्दम अपनी तुलना ज्योतिबा फुले के साथ कर रहा है। उस शोध में समीक्षा है, समीक्षात्मक अध्ययन है, तुलनात्मक शब्द भी नहीं है। अब समीक्षा में ये भी तो हो सकता है कि उसने इस रूप में समीक्षा की हो शोधार्थी ने कि जो ज्योतिबा फुले का साहित्य है उस साहित्य की कितनी छाया जयप्रकाश कर्दम के साहित्य में मिलती है, ये भी तो एक समीक्षा हो सकती है। हम अपने आप ही क्यों कर रहे हैं कि जयप्रकाश कर्दम को ज्योतिबा फुले को एक साथ रखकर उनकी तुलना की जा रही है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका विचार श्रेष्ठ है, किसका विचार है? ये तुलना हो नहीं सकती। और यदि कोई ऐसी तुलना करेगा तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं, यदि मेरा नाम होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा और मैं विश्वविद्यालय को लिखूंगा उसके खिलाफ। लेकिन जब तक चीज पढ़ी नहीं है, हमने थीसिस को देखा नहीं, थीसिस के अंदर क्या है, और तुलनात्मक शब्द नहीं है, और हम तुलनात्मक शब्द देकर के उसको तोल दे रहे हैं और इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें साहित्य के माहौल को प्रदूषित करती है। और इससे होता यह कई बार वरिष्ठ लोग जब कनिष्ठ लेखकों के साथ में संवाद नहीं करके उनको दुत्कारते हैं, कनिष्ठ लेखक वरिष्ठ लेखक के साथ इसलिए मिलना चाहता है, युवा लोग संपर्क करना चाहता है कि उससे वो कुछ सीखे, उससे कुछ जाने, उससे कुछ प्राप्त करे। लेकिन युवा यदि अपने दम में रहता है और उसे ठीक से बात नहीं करता है, उसे दुत्कारता है और वो फोन करता है, उसे कहते हैं अच्छा फिर बात करना, अभी मेरा सोने का समय है, अभी मेरा खाने का समय है, अभी मैं व्यस्त हूँ, और वो बार बार फोन करने के बाद में या उसके ईमेल या उसके मैसेज भेजने के बाद से जवाब नहीं करता है, और फेसबुक पर भी कोई टिप्पणी यदि कोई करता है और यदि कोई अपने काम की सूचना देता है, उसके काम में उसको प्रोत्साहन देने के बजाय अलग से संवाद करके उसकी कवि बताने के बजाय कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना ठीक रहेगा, तो ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादा सकारात्मक होगा। लेकिन ये ना करके उस सार्वजनिक मंच से हम उसको दुत्कार दें, लताड़ दें, उसकी भर्त्सना कर दें, तो हम एक उनको भी, युवाओं को भी उसी तरह की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, और कई बार युवा लेखक भी वो प्रतिक्रिया देते हैं। और जब युवा लेखक वरिष्ठों के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे भी बुरा लगता है
मुझे अच्छा नहीं लगता। और कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से उन युवाओं से संपर्क करता हूँ, उनको फ़ोन करता हूँ, जो उनके मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं, आपने ये अच्छा नहीं किया। वो आपके वरिष्ठ हैं, आपको उनके साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आना चाहिए। उन्होंने पता नहीं किस मूड में किस तरह से ये बात कही होगी, आप ठीक से नहीं समझ पाए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको संयम बरतना चाहिए और बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं हमेशा युवाओं को ये कहता हूँ। और मेरे संपर्क में जब भी कोई युवा लेखक आते हैं, मैं हमेशा युवाओं को मैं ये कहता हूँ कि वरिष्ठों का सम्मान करें, उनसे सीखें, यह आपके सीखने का समय है। आप उनके व्यवहार पर ना जाएं कि वो कहीं बिजी हो सकते हैं, उनका पता नहीं किस मूड में आदमी कई बार होता है, इसलिए आप उसको नकारात्मक ना लें। आपको सीखना है, उनके पास जाना है। वो आपके आपके पिता के समान हैं, वो आपके गुरु के समान है। मैं हमेशा, और कभी कोई विद्यार्थी मुझसे जब बात करता है तो मैं किसी को दुत्कारता नहीं, किसी को फटकारता नहीं। कोई भी, मैं खुले मन से फिर कह रहा हूँ, कोई विद्यार्थी, कोई शोधार्थी, कोई बताए कि मतलब दुत्कारा हो या फटकारा हो, मैं हमेशा उनसे मित्रवत बात करता हूँ, बेटे या बेटी की तरह बात करता हूँ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। मुझसे जो हो सकती है उनकी मानसिक या जो भी किस तरह की मदद मुझसे हो सकती है मैं उनकी कर देता हूँ, लेकिन मैं उनको हतोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं बड़ा लेखक नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल नहीं की है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि युवा वर्ग है ये बहुत संभावनाशील है। मैं जानता हूँ कि युवा वर्ग हमारी ओर उम्मीद से देखता है और ये हमसे, जो हमारी सोच है, ये हमसे कहीं आगे जाकर के जो हमारे सपने हैं, उन सपनों को ये युवा वर्ग साकार कर सकता है। इन युवा वर्ग को थोड़े प्रोत्साहन की जरूरत है, थोड़े पुश की जरूरत है, तो हम उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, हम उनका समर्थन करना चाहिए, हम उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और जो अच्छा काम हम नहीं कर सके, शायद वो अच्छा काम वो कर सकेंगे, और जब वो कर सकेंगे तो वो हमारे गर्व की वस्तु होगी। मुझे उतना ही गर्व होगा तब यदि युवा वर्ग उस काम को करेंगे जिस काम को मैं सोच रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा, और यदि कोई युवा वर्ग उस काम को कर देंगे तो मुझे वही गर्व होगा, मुझे वही खुशी होगी। ये जो आंदोलन धर्मिता है, ये जो साहित्य के प्रति जो सकारात्मकता है, ये लेखक वर्ग में क्यों नहीं है? ये मुझे ये बहुत चिंतित करती है। और ये जो चीज़ जब मैं देखता हूँ उस पूरे घटनाक्रम को, तो इसमें जो मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, कि उस लेखकों की जो मैं कहना अपना एक वर्चस्व स्थापित करना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे श्रेष्ठ मानो और मैं अथॉरिटी हूँ, सबसे बड़ा मुझे अथॉरिटी मानो, और जो मैं निर्देश दे रहा हूँ मेरे निर्देशन में ही लिखो। यानी एक तरह डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, ऐसा लिखो और ऐसा नहीं लिखोगे तो खारिज कर दूंगा, और मैंने खारिज कर दिया तो पूरी दुनिया ने खारिज कर दिया। मैं पूरी दुनिया हूँ, मैं लेखक समाज हूँ। यदि मैंने एक बार आपको खारिज कर दिया है कि लेखक नहीं है तो आप लेखक नहीं है। यदि मैंने आपको कह दिया कि ये अद्धा पौवा लेखक भी नहीं है तो ये लेखक नहीं है, छटाक भर का लेखक भी नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये वर्चस्ववाद हमारे लेखकों में होना, क्या ये उसी ब्राह्मणवादी वर्चस्ववाद का पोषण नहीं करता है कि जिसके विरुद्ध हमारा सारा संघर्ष है? कि हम उस वर्चस्ववाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोकतांत्रिक मूल्यों की, हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, जीवन में भी लोकतंत्र होना चाहिए, साहित्य में भी लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन हम साहित्य के लोकतंत्र का गला खुद घोट रहे हैं, तो हम समाज के लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? हम जो मूल्य, साहित्य में लोकतंत्र के मूल्यों को हम जगह नहीं दे रहे हैं, तो हम समाज में हम कौन सी नैतिकता के साथ हम समाज में जाएंगे? हम कौन से मूल्यों कैसे बचाएंगे? फिर हम संघर्ष किसके खिलाफ कर रहे हैं? हम यदि खुद वर्चस्व स्थापित करेंगे, खुद वर्चस्ववाद को अब अपने अंदर हम जिंदा रखेंगे और उसको थोपेंगे, तो ये हम उस ब्राह्मणवाद का पोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी ये मन में सवाल होता है कि क्या हमारा वो लेखक वर्ग जो इस तरह की बात कर रहा है, क्या वो ब्राह्मणवाद का पोषण तो नहीं कर रहा है? क्या उनके हाथ का, उनकी कठपुतली नहीं बन रहा? क्या उनके हाथ का औजार तो नहीं बन रहा है? मैं चाहूँगा कि मैं गलत सिद्ध हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे वो मित्र, वो लेखक मित्र, वो अपने इस वर्चस्व की मानसिकता को छोड़ दें, वो थोड़े मानवीय हो जाएं, वो थोड़े सहृदय हो जाएं, वो थोड़ा संवाद करना सीख लें, वो चीज़ों को समझ करके प्रतिक्रिया दें। मेरी उनसे विनती होगी, मेरी उनसे अपील होगी कि जल्दबाजी ना करें टिप्पणी देने में, तथ्यों को समझ लें। और ये विशेष रूप से शोध से संबंधित विषयों पर इस चीज़ को समझ लें कि किसी शोध विषय के निर्धारण में
उसके स्वीकृति में यदि किसी लेखक पर हो रहा है, उसमें लेखक की भूमिका नहीं होती। कोई हो सकता है किसी लेखक की भूमिका होती हो या किसी लेखक से संपर्क करके किया जाता हो, तो मुझे पता नहीं है, वो लेखक जाने। लेकिन ये मूल रूप से शोधार्थी, उसके शोध निर्देशक और शोध समिति का ही मामला है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते जीवित लेखक हैं तो उसके ऊपर हम ये आक्षेप कर रहे हैं कि वो तुलना कर रहा है। आज यदि कबीर के ऊपर शोध होता है और कबीर के अंदर ब्राह्मणवादी तत्व खोजे जाते हैं, कबीर का ऋग्वेद के साथ जोड़ करके, या कबीर का उसका हमारा उपनिषदों के साथ जोड़ करके, या कबीर का हमारा किसी उनके जो हमारे जो दूसरी जो चीज़ें हैं भक्ति के साथ जुड़ करके, यदि हम उसका कबीर का मूल्यांकन किया जा रहा है और हमें लगता है तो कबीर इसमें क्या करेंगे? आज कबीर मौजूद है क्या? वो किस पर थोपेंगे आप? क्या कबीर ने विषय तय करवा दिया क्या? या आज प्रेमचंद नहीं है, प्रेमचंद के ऊपर यदि कोई शोध होता है कहीं पे, तो प्रेमचंद की क्या गलती होगी इसमें? आज बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर कोई यदि शोध कर रहा है, उनके राजनीतिक के विचारों को लेकर के, उनके आर्थिक विचारों को लेकर के, उनके समाज वैज्ञानिक विचारों को लेकर के, और कोई विषय कुछ भी कर रहा है, तो क्या उसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जिम्मेदार होंगे क्या? या मान लो ज्योतिबा फुले के ऊपर कोई शोध कर रहा है, तो कोई इस तरह कुछ भी कर रहा है, तो क्या उसके ज्योतिबा फुले जिम्मेदार होंगे क्या? तो आज यदि जयप्रकाश कर्दम का नाम लेकर के जयप्रकाश कर्दम पर शोध कर रहा है कोई शोधार्थी, तो उस शोध के लिए जयप्रकाश कर्दम जिम्मेदार होगा क्या? तो इस तरह से किसी लेखक को सूली पर चढ़ाना बिना सोचे समझे कि इसमें लेखक की भूमिका नहीं है, लेखक कहीं नहीं है, उसे समझिए। आप एक लेखक हैं, आपकी एक गरिमा है, अपनी गरिमा को समझिए और साहित्य की गरिमा को बचाइए। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी साहित्यिक मित्रों से जो मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कृपया अपनी गरिमा बचाइए, इस साहित्य की गरिमा बचाइए। इस साहित्य को, ये संवाद की जगह है, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है कि यहाँ पर जो दो पहलवान लड़ रहे हों और बाद में वो सारे कोई एक दूसरे का कोई हौसला बढ़ा रहे हैं, कोई दूसरे की उस पर हतोत्साहित कर रहे हैं, एक को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दूसरे की हुटिंग कर रहे हैं, जिसे हम अपने आज की सोशल मीडिया की भाषा में ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की निंदा प्रशंसा, और ये जो चीज़ें हैं उठापटक, मार साले को, कूट साले को, हम पढ़ा किया, बहुत अच्छा किया, ये पटक दे, ये दाव लगा दे, ये साहित्य की दुनिया है, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, ये मनुष्यता की दुनिया है, ये लोकतंत्र की दुनिया है। यहाँ से ही लोकतंत्र के, मनुष्यता के वो मूल्य समाज में जाएंगे। ये जो चीज़ें साहित्य पर, जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर हो रही है, ये छिपी नहीं रहेंगी। बहुत से शोधार्थी, बहुत से लेखक इसका भी इस्तेमाल करेंगे, हमको पता भी नहीं होगा, और इसका किस रूप में इस्तेमाल होगा ये भी हमें पता नहीं होगा। कल को ये इतिहास बन जाएगा और इतिहास में हम किस रूप में दर्ज होंगे, हम किस रूप में याद रखे जाएंगे। हम कौन सी नई पीढ़ी लेखकों की पैदा करना चाह रहे हैं? क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं कि जो संवाद ना करे और वो केवल एक दूसरे को लतियाए, दुत्कारे और एक दूसरे के प्रति केवल एक इस तरह का टकराव की भावना रखें, केवल विवाद करें, प्रतिवाद करें और संवाद ना करें? हमको विरोधियों की बात भी सुननी चाहिए, कटु से कटी आलोचना भी सुननी चाहिए। आखिर सुनो तो वो कह क्या रहा है, लेकिन बिना सोचे, बिना समझे, तर्कहीन, तथ्यहीन टिप्पणी करके, और हमारे यदि कोई बड़े लेखक यदि इस तरह करते हैं तो ये उनकी गरिमा नहीं जाती। मैं खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूँ जब मेरा कोई वरिष्ठ साथी, कोई वरिष्ठ लेखक यदि कोई ऐसी स्तरहीन टिप्पणी करता है और फिर उस पर युवा साथी कोई उसकी टिप्पणी का खंडन करता है और उसके ऊपर उस भाषा में टिप्पणी करता है जिस भाषा में वरिष्ठ लेखक बोल रहा है, मुझे कष्ट होता है। आखिर हम कौन सी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं? मैं चाहूँगा कि इस साहित्य की दुनिया को, समाज में बहुत तरह के विवाद हैं, राजनीति में बहुत सारे विवाद हैं, वहाँ बहुत सारी अमानवीयताएँ हैं, बहुत सारे विद्वेष हैं, बहुत सारा मालिन्य है। हमें तो उस मालिन्य को, उस गंदगी को, उस विद्वेष को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि हम ही उस द्वेष, मालिन्य और कटुता में हम पड़े रहेंगे तो हम कौन से मुद्दे को हटाएंगे? हम कौन सा स्वच्छ समाज बनाएंगे? कौन सा हम एक समता मूलक और कौन सा एक अच्छा मानवीय समाज बनाएंगे? कौन सा राष्ट्र बनाएंगे? हम फिर कैसे हम संविधान को आदर कर रहे हैं?
कौन सा हम बाबा साहब अम्बेडकर को या ज्योतिबा फुले का या गौतम बुद्ध का, हम कौन सा उनके आदर्शों को या कौन से दूसरे महापुरुषों के आदर्शों को हम कितना हम उन्हें मान रहे हैं, कितना हम कबीर को या रैदास को भी हम कितना भी मान रहे हैं कि यदि हम उनसे इतना भी नहीं सीख पा रहे, हमें संवाद करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें विरोधियों का भी जवाब हमें देना चाहिए, प्रतिक्रिया टिप्पणी तो हमें तर्क के साथ, तथ्यों के साथ देना चाहिए, गाली की भाषा में नहीं। कोई दूसरा हमें गाली की भाषा में देता है तब भी हमें गाली की भाषा में बात नहीं देनी चाहिए, हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए, हमें अपना तर्क के साथ ही देना चाहिए, क्योंकि तर्क में जो ताकत होती है वो गाली में नहीं होती। गाली से आप थोड़ी देर के लिए किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, आपके साथ थोड़ी सी देर के लिए आप उत्तेजक माहौल करके और कुछ युवाओं को, कुछ लोगों को आप उत्तेजित कर सकते हैं, थोड़ी भावुकता में आकर के और वो आवेश में आकर के और एक प्रवाह में बह सकते हैं। लेकिन आपने किसका अहित किया? अंततः उन युवाओं का अहित हुआ जो उस आवेश में बह गए, जो विचारवान हो सकते थे वो विचारवान नहीं हो पाए। तो हम आने वाली पीढ़ियों का अहित ना करें। हमारे ऊपर ये दायित्व है कि हम अपनी पीढ़ी को कुछ दें, हम उनको विरासत देते हैं, हम कौन सी विरासत सौंपना चाहते हैं, ये हमारा दायित्व है, ये हमारे सोचने का समय है। इसलिए ये मेरी सभी से, लेखकों से विनती है, मेरे युवाओं से भी विनती है कि कृपया वरिष्ठ लेखकों को सम्मान करें। उनकी कोई भी टिप्पणी है उसको आप पढ़ लें, सुन लें, उस पर कोई प्रतिक्रिया उस भाषा में ना दें कि जिससे उनके प्रति अपमान झलके, उनको उस भाषा में बिल्कुल जवाब ना दें जिस भाषा में दुत्कारने की या उसमें डांटने फटकारने की या उपेक्षा की शैली में बात कर रहे हैं। आप अपनी, उनकी भी और अपनी भी गरिमा रखें। आप यदि बड़ों का सम्मान करेंगे तो उसमें आपका सम्मान होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता था कि साहित्य की दुनिया में, साहित्य का लोकतंत्र साहित्य में कितना जीवित है, कितना नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और उसको हम कैसे जीवित रख सकते हैं, ये आज के समय में एक हमारा एक बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और हमारे लिए एक कुछ करने का एक अवसर है। मैं समझता हूँ इस पर मित्र लोग जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद।